सेकेंड ईयर आज हम फिज़िक्स का टॉपिक 14.6 करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में बेसिक या सबसे इम्पोर्टेंट तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट, जो पहले भी ज़ाहिर है हमने पढ़ा हुआ है जब सर्कल को एसएचएम के साथ रिलेट किया था। दूसरी चीज़ होती है बेटे वेलोसिटी, ठीक है, और तीसरी चीज़ होती है एक्सेलरेशन। ओके, सो नाउ हमें इन तीनों को बेसिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आता है वो यूँ आता है, ठीक है। उसके बाद अगर वेलोसिटी का ग्राफ देखें तो वो ये वाला है, और देन आप अगर एक्सेलरेशन पे मूव करें तो इस तरह का ग्राफ आता है। अब एक बात जो बुक से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि उसने ये ग्राफ बनाना सिखाया ही नहीं, जबकि मैं आपको इसकी फुल डिटेल पढ़ाऊंगा कि ये ग्राफ ऐसे ही क्यों है, यानी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ यूं ही क्यों है, ये वाला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का क्यों नहीं हो गया। तो प्रॉपर रीज़न देनी चाहिए बुक में, लेकिन वो बहुत शॉर्टली बता देता है जी। तो बेटे ये सारा डाटा मैंने इसलिए लिखा कि अगर मैं वीडियो के दौरान लिखता रहता ना तो शायद कोई 50 मिनट की वीडियो बन जाती, जो कि आपके लिए भी सुनना बड़ा टफ़ होता है। सो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले समझना है। अब बेटे डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन होती है x इक्वल टू एक्स नॉट कोस थीटा, जो कि जाहिर है ये टॉपिक इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट से निकली है, x इक्वल टू एक्स नॉट एंड कोस थीटा से। अब ये बात आपको पता है कि जो थीटा एंगल होता है ना वो ओमेगा टी के बराबर होता है, लिहाजा ये इक्वेशन बन गई x इक्वल एक्स नॉट कोस एंड थीटा की जगह ओमेगा टी आ गया। अब ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, लिहाजा मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट को समझना है ना, तो मैंने ग्राफ बनाना है y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट का और x एक्सिस टाइम का, यानी ये ग्राफ का नाम होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब बच्चे मुझे ना इस ग्राफ को एक चक्कर के लिए समझना है। एक चक्कर में जो टाइम होता है वो कैपिटल T यानी टाइम पीरियड हो जाता है। अब मैंने टाइम पीरियड को उसके हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले इस पॉइंट पर टाइम 0 है, ये जो लाइन है ये अगला टाइम है t/4 यानी चौथा हिस्सा, फिर है t/2 यानी टाइम पीरियड का हाफ, फिर है 3t/4 यानी 75% ऑफ टाइम पीरियड, और फिर है कैपिटल T यानी पूरा टाइम पीरियड। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस टाइम की वैल्यू इस जगह पे पुट करूँगा और मैं इनको सॉल्व करूँगा। पहले मैं t को 0 देखूँगा, जो कि पहली बात है कि 0 टाइम है। उसके बाद क्या है t/4 है, तो मैंने यहाँ पर t/4 लिख लेना है। फिर टाइम है t/2, तो मैंने टाइम t/2 यूज़ करना है। फिर है 3t/4, तो देखिए 3t/4, और फिर है कैपिटल T, तो टाइम बराबर हो गया कैपिटल T के। और बचे इस टाइम के साथ जो ओमेगा आ रहा है ना, वो ओमेगा बराबर होता है 2π ओवर कैपिटल T के। ये पहले भी बात होती रही है, अगर आपने पिछले लेक्चर सुने हैं तो आप इस बात से एग्री करेंगे। बहरहाल अब मैं इस इक्वेशन को यूज़ करता हूँ, x इक्वल टू एक्स नॉट कोज ओमेगा और साथ में t। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें मैंने t 0 लिया है ना, तो मैंने वो 0 इस जगह पे पुट कर दिया। अब बेटे इस ओमेगा को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही बन गया, तो ये कोज वैसे ही आ गया। अब कोज 0 में करता हूँ तो जवाब 1 आता है। 1 को x नॉट से मल्टीप्लाई किया तो x नॉट ही आ गया, यानी जब t 0 है ना तो x डिस्प्लेसमेंट आ गया x नॉट के। अब आप देख सकते हो कि x नोट का पॉइंट ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये पॉइंट है नेगेटिव x नोट यानी नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम। तो जब टाइम 0 है x की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है, x नोट के। तो ये रहा टाइम 0। इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर एक निशान लगा देता हूँ। ओके, अब अगला टाइम हुआ है t/4, तो मैंने ये लिखा कि टाइम बराबर हुआ बेटे t/4 के। इक्वेशन वही मैं कॉपी कर रहा हूँ, x इक्वल टू एक्स नॉट कोज ओमेगा और साथ में t/4 लिख दिया, क्योंकि ओमेगा के बाद क्या है टाइम है और टाइम बराबर है t/4 के, तो मैंने t/4 लिख दिया। अब ज़रा थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। आप देखते हो कि ये टाइम पीरियड से कैंसिल, 2 1 ज़र 2 होता है, 2 2 ज़र 4, तो ऊपर पाए है और नीचे 2 है, तो ये देखें ऊपर पाए ओवर 2, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, अब बच्चे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो पाए एंगल होता है ना ये डिग्री में 180 डिग्री बनता है। सो ये लिखा हुआ है पाए ओवर 2, पाए की जगह कितना पुट करें 180 ओवर 2, तो ये 90 हो जाएगा। इससे पीछे कोज आ रहा है, जब मैं कैलकुलेटर पे कोज 90 लेता हूँ तो जवाब हो जाता है 0।
ज़ीरो को x नोट से मल्टीप्लाई करें तो बेटे x ज़ीरो बन जाता है। अब जब टाइम t/4 था तो x कितना आया, 0। नाउ ग्राफ के अंदर टाइम t/4 है और इसके ऊपर 0 पॉइंट, तो ये वाला यहाँ पे होता है ना 0 पॉइंट, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे x भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा। अब मेरे पास एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट, मैं ऐसा करता हूँ अभी से इन दोनों को मिला लेता हूँ। जी तो बच्चे देखिए मैंने ये इन दोनों को मिला दिया। अगले टाइम की तरफ मूव करते हैं विच इज़ t/2। सो अब थर्ड हमारे पास जो बॉक्स है दैट इज़ टाइम इक्वल टू t/2। नाउ x इक्वल x नोट कोज, ये ऊपर वाला वो फार्मूला चल रहा है। उसके बाद ओमेगा है ना, ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ पे बता चुका हूँ दैट इज़ 2π/t। तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया 2π/t और फिर t/2, ये मैंने टाइम लिया हुआ है t/2 ना। अब ज़रा यहाँ भी कटिंग कर लें। देखिए बेटे ये जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड से कैंसिल, 2 इस 2 से कैंसिल, तो सिर्फ पाई बच जाएगा। अब पाई एंगल 180 के बराबर होता है, ये मैं बता के हटाऊँ आपको। कोज 180 कैलकुलेटर पे किया मैंने तो जवाब -1 आ रहा है। -1 को x नोट से मल्टीप्लाई किया तो बेटे माइनस का x नोट बन गया। अब x की वैल्यू आई माइनस का x नोट, लेकिन किस टाइम के ऊपर, t/2 के ऊपर। तो ये रहा t/2, इस पर x की वैल्यू आ रही -x नोट जो कि इसके सामने ऐसे बने। अब मैं इस लाइन को बढ़ा के इस पर मिला देता हूँ। जी तो बच्चे देखिए मैंने इसको मिला दिया। ओके नाउ वी मूव टू द टाइम 3t/4। तो बेटे ये देखें टाइम को मैंने अब सपोज कर लिया 3t/4 के। अब वही इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, x इक्वल टू x नोट कोज 2π/t किसकी जगह आता है, ओमेगा की जगह, यहाँ पे ओमेगा लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ उसके बाद टाइम आता है ना, ये देखें उसके बाद टाइम आ रहा है, तो टाइम की जगह हमने 3t/4 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ भी हम कैंसलेशन कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। कैसे, टाइम कैंसल विद टाइम, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। तो ऊपर 3π बच गया, ये रहा, और बटे के नीचे ये वाला 2 बच गया, तो बटे के नीचे 2 लिखा हुआ है। जी तो अब देखें बच्चे, जो पाई एंगल होता है वो तो 180 के बराबर होता है। सो पाई 180 इंटू 3, कैलकुलेटर पे कर लें 1 मिनट, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करें। मैं आपको कहता हूँ जवाब 270 आ रहा है, बेशक करके देख लें। उसके पीछे कोज है, कोज 270 कैल पे करें तो 0 आ रहा है, 0 इंटू x नोट 0। तो अब x की वैल्यू 0 बन गई, किस टाइम के ऊपर, 3t/4 के ऊपर। तो बेटे ये रहा 3t/4, इस पर x की वैल्यू 0 बन गई, यानी ये पॉइंट अगेन बन गया। अब मैं इस लाइन को बढ़ा के इसको मिला देता हूँ। जी तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने मिला दिया। अब नेक्स्ट देखें, आखिरी जो टाइम है वो खुद कैपिटल T यानी टाइम पीरियड ही है। तो मैंने यहाँ पर आखिरी बॉक्स में लिखा हुआ है कि ये जो टाइम है ये टाइम पीरियड के बराबर है। फार्मूला सेम रहेगा, x इक्वल टू x नोट कोज, उसके बाद 2π/t ओमेगा की जगह, और टाइम की जगह मैं कैपिटल T लिख देता हूँ। यहाँ पर तो सीधी सीधी कटिंग हो रही है ना, टाइम से कैंसिल, तो 2π बच गया, ठीक है। तो पीछे बचा 2π। अब बेटे 2π होता है 360 डिग्री, यानी अगर पाई होता है 180, सो आप साथ में ज़रा 2 से ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई कर लें, तो 180 इंटू 2 बन जाएगा 360। अब ये कोस 360 है, कैलकुलेटर पकड़ें, कोस 360 करें, जवाब आएगा 1 इंटू x नोट विल बी x नोट। तो जब टाइम कैपिटल T के बराबर हो गया तो x इक्वल टू x नोट आ रहा है। ओके सो अब यहाँ पर कैपिटल T पर x नोट बन रहा है, तो उसके सामने मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मैं बढ़ा के इन दोनों को मिला दूंगा। जी तो बेटे हम देखें, ये मैंने बना लिया ग्राफ। तो अब ये एक कर्व आ रही है, और ये कौन सी कर्व है बच्चे, ये डिस्प्लेसमेंट की कर्व है। जी तो अभी जो बुक पर बनी हुई है मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये पहले गौर से देख लें, ये ऐसे पहले मैक्सिमम x नोट से ऐसे नीचे को जा रही है, फिर ये ऊपर को आ रही है। मुझे पता है ये वो उस तरह गुलाई नहीं की, लेकिन है वैसी कर्व, ऐसे मैक्सिमम से ऊपर आ रही है फिर ऊपर को जा रही है। अच्छा मैंने यहाँ तक बनाई है, ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ तक बनाई। अगर इसको मज़ीद एक स्टेप किया जाता तो हमारी कर्व जो है ना इस तरह से बुक के अकॉर्डिंग ऐसे बन जाती, ठीक है। ये स्टेप ऐसे नीचे चला जाता, तो ऐसे जैसे उसने किया हो, ठीक है। बस हमारा फ़र्क है कि हम उस तरह से गुलाई नहीं कर पाए, बिल्कुल सीधा सीधा लेके चले गए, हालांकि इसको ऐसे गुलाई की जा सकती है, ठीक है। तो ये मुझे इख्तलाफ है कि अगर आपने बुक पे कोई एक्सप्लेन ही नहीं किया हुआ तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बच्चा आपको इतना बड़ा एक्सप्लेन करे सिर्फ एक छोटी सी कर्व के लिए, ठीक है। जी तो बेटे देखें, ये वो इक्वेशन है जिसको हमने यूज़ करके सॉल्व किया है और ये कर्व ऑब्टेन की है, लेकिन यहाँ पे वो अल्लाह वाला बंदा है, उसने कुछ भी नहीं किया। नाउ प्लीज़ फोकस, कहता है दिस शोज़ दैट द पार्टिकल विल हैव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x नोट एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये बात तो हम देखते हैं कि अगर मैं सिर्फ
सिंपल पेंडुलम की मदद से ही आपको समझा सकूं कि ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है और ये हमारे पास है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। देखिए ना, ये पोजीशन कौन सी होती है, मीन पोजीशन, और ये बनती है एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के दरमियान फासला होता है x0 जो कि मैक्सिमम होता है। इसके अलावा अगर आप किसी पॉइंट पे चेक करो, लेट सपोज आप इस पॉइंट पे चेक कर लो, तो वो फासला मैक्सिमम नहीं होगा, वो एक जनरल x डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर बॉडी एक्सट्रीम पे है ना, तो वो फासला x0 यानी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये MCQs के लिए बात याद रख लें कि जो पार्टिकल है ना वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रखता है विच इज़ x0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन। जी तो बेटे अब देखें, अब हमने ना वेलोसिटी की पहले ये इक्वेशन बनानी है एंड देन वेलोसिटी का ये वाला ग्राफ बनाना है, ठीक है। सो पहले हम वेलोसिटी की ये वाली इक्वेशन कैसे निकली है पहले इसको देख लेते हैं। जी तो बात को गौर से समझना है, प्रॉपर एक डेरिवेशन है जो कि आपको मेमोराइज करनी है। आपने डिस्प्लेसमेंट से निकालनी है वेलोसिटी का फार्मूला निकलेगा, देन वो सारा काम दोबारा करना पड़ेगा ग्राफ बनाने का। पहले फार्मूला निकालते हैं। बच्चे आपने पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होती है ना वो बराबर होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है, ओवर चेंज इन टाइम। नाउ चेंज को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूँ ना, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एक्स ओवर चेंज इन टाइम डेल्टा टी। अब बच्चे ये जो डेल्टा है इसकी जगह स्मॉल डी लिखा जाता है और इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। तो स्मॉल डी यानी वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, ओके। नाउ डी ओवर डी टी यानी ये डी ओवर डी टी, साथ में जो x है उसकी वैल्यू, जाहिर है अभी पढ़ के आए हैं, x बराबर होता है x0 इंटू कोस थीटा, ठीक है। सो x की जगह ये x की जगह उसकी वैल्यू x0 कोस थीटा पुट कर दी। अब देखें ये जो x0 है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, अभी बता के हटाऊँ, और बच्चे ये कांस्टेंट होता है। तो d चेंज है और ये कांस्टेंट है, तो हम इसको इस d में शामिल नहीं करेंगे, तो मैंने इसको बाहर निकाल के लिख लिया। पीछे है d ओवर डी टी और साथ में बचा है कोस थीटा। अब बच्चे मैथमेटिकली ये बात साबित शुदा है और आपको याद करनी पड़ेगी, मैथ वाले बच्चे मैथ में पढ़ेंगे भी, कि जो d ओवर डी टी ऑफ कोस थीटा है, यानी कोस थीटा का d ओवर डी टी लेना, वो बराबर आता है नेगेटिव ऑफ साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी। अब देखें बायो वाले बच्चों को ये सच रटा लगा लेना है, और जो मैथ वाले बच्चे हैं वो इसको इसी सेकेंड ईयर में पढ़ लेंगे। d ओवर डी टी कोस थीटा का बराबर हो जाएगा, ये बराबर होता है किसके, नेगेटिव ऑफ साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी के। इसको रटा लगाना पड़ेगा। नाउ ये v आ रहा है, ये x0 चला आ रहा है, और बच्चे देखें यहाँ पर हमने पढ़ा है ना कि थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा टाइम, इधर आके डिवाइड हो जाएगा थीटा ओवर टाइम के, तो ओमेगा बराबर होता है थीटा ओवर टाइम। अब ये थीटा ओवर टाइम ही तो है, डी का मतलब स्मॉल चेंज, लेकिन बहरहाल मैं थीटा ओवर टाइम की जगह ओमेगा लिख सकता हूँ, लिहाजा ये डी को इग्नोर करते हुए या इतनी इंपॉर्टेंस ना देते हुए थीटा ओवर टाइम की जगह मैं ओमेगा लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया थीटा ओवर टाइम ओमेगा के बराबर है। सो बच्चे ये वी आ रहा है वेलोसिटी, x0 आ रहा है, नेगेटिव साइन थीटा आ रहा है, और इसकी जगह हमने ओमेगा लिख लिया। अब आप क्या करें, इस ओमेगा को जाकर इस x0 के साथ लिख दें, क्योंकि मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव भी शुरू में है, तो ये नेगेटिव है, ये बेटे x0 है, और ये क्या है ओमेगा, ये ठीक है, उसके बाद साइन थीटा, तो साइन थीटा की इस थीटा की जगह मैंने ओमेगा टी दोबारा लिख लिया, ये रहा, ठीक है। अब हमारी बुक ने इस नेगेटिव को इग्नोर किया है और इसको जस्ट डायरेक्शन के लिए लिया है, और ये बात मैं सिर्फ वेलोसिटी समझाते हुए कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन में ऐसा नहीं होगा। नेगेटिव इग्नोर कर दिया तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, बेटे ये x0 है, ओमेगा भी नीचे उतार लिया, साइन भी उतार लिया, और ये ओमेगा टी भी उतार लिया। अब ये जो x0 इंटू ओमेगा है, व्हाट इज़ दिस जी, आप देखेंगे इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टॉपिक में, जो पेज नंबर आपको, ये पेज किधर चला गया, यस 24 पे मिल जाएगा। x0 इंटू ओमेगा बराबर होता है v मैक्सिमम यानी मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज़ v0। तो बेटे x0 इंटू ओमेगा किसके बराबर है, v0 के बराबर है। तो उसी को देखते हुए मैंने x0 ओमेगा की जगह v0 लिख दिया, और ये साइन और साथ में ओमेगा टी वैसे उतर आया। तो अब ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, गौर से देख लें, v इज़ इक्वल टू v0
साइन ओमेगा टी। तो v इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा ना x नॉट इंटू ओमेगा, तो ये वही वाला x नॉट इंटू ओमेगा, उसकी जगह हम v नॉट लिख देते हैं, ठीक है। और साथ में क्या है, साइन ओमेगा टी, तो बेटे ये लिखा है साइन ओमेगा टी। अब ये देखें बुक ने नहीं किया हुआ, लेकिन हमने आपको समझाना हमारा काम है। तो अब इस फार्मूले को देखते हुए हम वेलोसिटी को भी ग्राफ की शक्ल देंगे। जी तो बेटा ये वेलोसिटी का वही फार्मूला है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं ग्राफिकल समझने लगा हूँ ना, तो मुझे ग्राफ बनाना है। इस बार वेलोसिटी y एक्सिस पे ली है और टाइम जो है ये x एक्सिस की लाइन है, ठीक है। अगेन वही बात, मुझे एक पूरा चक्कर, एक पूरा साइकिल समझना है, तो उसके लिए जो टाइम होता है ना वो कैपिटल T यानी टाइम पीरियड बन जाता है। सो ये रहा कैपिटल T टाइम पीरियड, लेकिन मैं इसको उसके पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले पॉइंट पे टाइम 0 है, देन t/4 यानी टाइम का चौथा हिस्सा, देन t/4 यानी आधा हिस्सा, देन 3t/4 बनता है यानी 75%, और फिर बनता है कंप्लीट टाइम पीरियड। अब मैं क्या करूँगा, ये जो टाइम है ये इस जगह पे पुट करूँगा और हर टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू निकालूंगा और फिर उनको मैं मिलाता जाऊँगा। और एक और बात याद रखें, इस पे यहाँ पे इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी, और ऊपर की तरफ जाएँ तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे v नॉट यानी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। इस तरह से नीचे की तरफ आएँ तो नेगेटिव v नॉट यानी नेगेटिव में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी इस पॉइंट के ऊपर। सो सबसे पहले टाइम 0 है तो हमने पुट कर दिया टाइम इज इक्वल टू 0। वैल्यू देखें, इक्वेशन v इज इक्वल टू वी नॉट साइन के बाद ओमेगा है, बता चुका हूँ कि ओमेगा बराबर होता है 2π/t के। उसके बाद टाइम है, तो टाइम की वैल्यू तो 0 है ना। अब बचे ये जो 0 है ये इस 2π/t से मल्टीप्लाई होगा, तो जवाब अगेन क्या हो जाएगा, 0। अब साइन है पीछे 0, इस बार साइन है, पहले कोस था। साइन 0 करेंगे जवाब 0 आएगा, 0 इंटू वी नॉट करेंगे जवाब अगेन 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी 0 है जब टाइम 0 है, तो टाइम यहाँ पर 0, वेलोसिटी भी यहाँ पर 0, तो पहला पॉइंट ही स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, ठीक है जी। तो बेटे अगला जो टाइम है ना वो t/4 है, तो अब इसको पुट करके ज़रा सॉल्व करते हैं। तो टाइम बन गया t/4 के। नाउ इक्वेशन वही वाली है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन, ओमेगा की जगह 2π/t कॉन्स्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये t/4 टाइम की जगह पुट कर दिया। थोड़ी सी कैंसलेशन करते हैं, टाइम कैंसल विद टाइम, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर बेटे ये पाई बच गया और नीचे 2 बच गया, तो ये बन गया π/2। अब पाई जो एंगल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। सो 180 डिग्री ओवर 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। साइन ऑफ 90 विल बी इक्वल टू 1 इंटू वी नॉट विल बी वी नॉट। तो जब टाइम t/4 के इक्वल हो गया तो वेलोसिटी नॉट मैक्सिमम बन जाएगी। तो देखिए ये टाइम t/4 है, इस पर वेलोसिटी कितनी आ रही है, v नॉट, यानी पॉइंट यहाँ पे हम लगाएंगे। अच्छा इस बार मैं लास्ट पे ना मिलाऊंगा, ओके। अच्छा आगे देखें, अगला जो टाइम है वो हमने t/2 को पुट करना है। सो आप देख सकते हो कि मैंने टाइम लिया है t/2 का। अच्छा ये ना समझे ये बहुत आसानी से हो गया, मुझे काफ़ी एफर्ट करना पड़ी है। नाउ v इज इक्वल टू वी नॉट साइन, उसके बाद 2π/t ओमेगा की जगह, और फिर टाइम आता है तो जो मैंने t/2 लिया हुआ है। अगेन कैंसलेशन करते हैं ना। सो बच्चे देखें, टाइम से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो पीछे पाई बच गया। सो पाई साइन पाई है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। साइन 180 किया, जवाब आया 0 इंटू वी नॉट, तो जवाब क्या हो गया, अगेन 0। तो इस t/2 टाइम के ऊपर भी हमें यही 0 मिला, ओके। नाउ अगला जो टाइम है वो है 3t/4, ऑलराइट। सो टाइम है बेटे 3t/4। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2π/t, और फिर टाइम की जगह मैं 3t/4 यूज़ कर लेता हूँ। अब ज़रा कैंसलेशन कर लें बच्चे, टाइम कैंसल विद टाइम, ठीक। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर बचा ये वाला 3, ये बचा पाए, तो 3 पाए और बटे के नीचे बचा 2, ये रहा 2। नाउ पाए की वैल्यू 180 होती है, 180 डिग्री इंटू 3 करेंगे और जो जवाब आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो जवाब हमारे पास फाइनली आ जाएगा 270 डिग्री। साइन ऑफ 270 विल बी -1 इंटू वी नॉट, दैट विल बी नेगेटिव वी नॉट। लिहाजा जब टाइम हुआ 3t/4 यानी इस टाइम की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कितनी आ रही है, नेगेटिव वी नॉट। तो इस लाइन के ऊपर नेगेटिव वी नॉट यानी ये वेलोसिटी, इसके सामने हम एक लाइन बना देते हैं, ओके। देन फाइनली जो टाइम होगा वो कैपिटल T यानी इसके बराबर हो जाएगा। तो अब हम यूज़ करते हैं इसको जी। तो बेटे
v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन, उसके बाद 2 पाई/t आता है, उसके बाद जो टाइम आता है उसकी जगह मैंने कैपिटल T पुट कर दिया। कटिंग इज़ वेरी इजी, टाइम कैंसिल विद टाइम। ओके, नाउ यहाँ पर साइन 2 पाई, आपको पता है ना पाई एंगल 180 डिग्री और 2 इंटू 180 तो 360 बन जाएगा एंगल। साइन ऑफ 360 विल बी इक्वल टू 0, 0 इंटू वी नॉट, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 ही हो जाएगा। तो अब अगेन 0, यानी इस पर भी ये 0 पॉइंट बना। जी तो बेटे अब ये सारे पॉइंट्स जो मेरे पास आए ना, मैं इनको ऐसे मिलाता हूँ तो देखें ये वेव बन गई। ये किसकी वेव है, ये वेलोसिटी की वेव या वेलोसिटी का ग्राफ आया है ऐसे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये मिलेगा वेलोसिटी का ग्राफ। पहले ऐसे वेव ऊपर जा रही है एंड देन वो नीचे आके यहाँ तक मैंने बनाई है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। सो यहाँ भी ऐसे एक बार मैंने बेटे ऊपर बनाया और एक बार मैंने नीचे बना लिया। ऑल राइट, तो उसके बाद आपने जो चीज़ MCQs के लिए याद रखनी है ना कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज़ मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। देखें जब ये बॉडी जो SHM कर रही है, जब वो अपनी मीन पोजीशन पे आती है ना, तो वो सबसे ज़्यादा स्पीड की या वेलोसिटी की वैल्यू उसकी होती है, एंड 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन। और जब ये बॉडी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है तो ये रुक जाती है, तभी तो ये वापस आती है। लिहाजा एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है 0 और मीन पोजीशन पर बॉडी मैक्सिमम स्पीड या वेलोसिटी रखती है। अब बेटे फाइनली मुझे एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है, जो कि जाहिर है ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो अब पहले हम इसका एक्सेलरेशन का ये वाला जो फार्मूला लिखा है ना, जो मुश्किल सा फील हो रहा है, पहले हम ये निकालेंगे, देन इस फार्मूले से हम ग्राफ बनाना सीख लेंगे। जी, तो आपने एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है ना, वो डिस्प्लेसमेंट से ही निकालना है। देखें कैसे, एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है -ओमेगा² इंटू एक्स, जो कि आपको इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के टॉपिक में मिल जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्स एंड ओमेगा², तो एक ही बात है, ओमेगा² मैंने पहले लिख लिया, नेगेटिव एक्स बाद में लिख लिया, एक ही बात है। ओके, सो एक्सेलरेशन बराबर है नेगेटिव ऑफ ओमेगा² इंटू एक्स। नाउ बचे ये जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू होती है x0 इंटू कोज ओमेगा टी। ओमेगा टी थीटा से आया ना, तो कोज थीटा होता है ओमेगा टी। अब हम देखें ये जो x0 है, ये x0 ये लिखा हुआ है और ये ओमेगा² लिखा हुआ है, ठीक। और ब्रैकेट के अंदर या ब्लू कलर के अंदर लिखा हुआ है कोज ओमेगा टी, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है। अब बच्चे बात को गौर से सुने, ये जो एक्सेलरेशन है ये बराबर है नेगेटिव ऑफ ओमेगा² इंटू x0 के एक्स के सॉरी। तो अगर मैं इसमें x0 रख दूं यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चे ये एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन नॉट हो जाएगा, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ऐसा ही तो है, x0 यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, तो फिर मैंने a0 यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन लिख लिया। बाकी वही फार्मूला है ओमेगा² इंटू x0, तो ओमेगा² इंटू एक्स है, x0 होता तो एक्सेलरेशन भी a0 होता मैक्सिमम, ठीक है। और साथ में ये कोज ओमेगा टी, ये तो वैसे ही उतार लिया जाएगा ना, और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इग्नोर नहीं करना, वेलोसिटी वाला नेगेटिव इग्नोर कर देना है, और वो किया जा सकता है। तो ये वो फार्मूला है फाइनल जिससे हम इस एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, दैट इज़ a इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a0 कोज ओमेगा टी। ओके जी, तो बेटा एक्सेलरेशन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a0 इंटू कोज ओमेगा टी। ओके, अब ये मेरे पास ग्राफ है जिसमें एक्सेलरेशन लिया है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे अगेन हमने टाइम ले लिया है। अब जो एक्सेलरेशन y एक्सिस पे है वो इस पॉइंट पे 0 एक्सेलरेशन होगा, इस पॉइंट पे a0 यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, और इस पॉइंट पर नेगेटिव a0 यानी नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। और टाइम को भी मैंने डिवाइड कर लिया 0 पर, t/4, t/2, 3t/4 और t टाइम पीरियड। ऑलराइट, अब ज़रा हम करते हैं सॉल्व। जी, तो सबसे पहले टाइम 0 को यूज़ करते हैं। तो बेटे टाइम 0 मैंने लिया, एक्सेलरेशन का जो ऊपर फार्मूला लिखा था, चलें साथ साथ दिखाता जाऊँ, आप कंपेयर करते जाना। नेगेटिव ऑफ a0 इंटू कोज के बाद क्या है ओमेगा की वैल्यू अंडरस्टूड है 2π/t होती है, और उसके बाद जो टाइम है वो हमने 0 लिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है ये 0 इस सब से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, दिस 0। कोज इंटू 0 यू नो 1 होता है, कैलकुलेटर पे कर लें, और 1 को नेगेटिव ऑफ a0 से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव ऑफ a0 आया, यानी जब टाइम 0 है तो एक्सेलरेशन बराबर आ रहा है नेगेटिव ऑफ a0। टाइम इस पॉइंट पे 0 है और इस पॉइंट पे नेगेटिव ऑफ a0, यानी पहला पॉइंट ये मुझे मिल गया। ओके, देन अब हम टाइम को देखते हैं, दैट इज़ t/4।
सो टाइम को देखा t/4, ये रहा टाइम t/4। एक्सेलरेशन के फार्मूले में नेगेटिव ऑफ a नॉट कोज 2π/t ये तो चलता आ रहा है, उसके साथ जो टाइम होता है उसकी जगह मैंने t/4 यानी ये यूज़ कर लिया। अब थोड़ी सी कटिंग होगी यहाँ पर बेटा, t से कट जाएगा, 2 1 2 होता है, 2 2 4 होता है। सो ऊपर पाए बचा, नीचे 2, तो ये रहा ऊपर पाए और नीचे 2। पाए आपको पता है 180 होता है, जब इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो 180/2 बनेगा 90। कोज ऑफ 90 होता है 0, 0 इंटू दिस वैल्यू फाइनली 0 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा जब आपका टाइम t/4 होगा। सो बेटे ये रहा t/4, इस पर एक्सेलरेशन क्या है 0, यानी 0 तो ये पॉइंट है। तो अभी मैं लास्ट में इन पॉइंट को मिलाने वाला हूँ, लेकिन अभी मज़ीद सॉल्व करते हैं। अगला टाइम है t/2, तो बेटे ये रहा टाइम t/2। ओके, अब मैंने सिर्फ लास्ट पे पुट करवाना सिखाना है, बाकी आपको पता है। ये t/2 मैंने उसकी जगह पे पुट कर दिया। कैंसलेशन होगी, टाइम से कैंसल, 2 से कैंसल, तो सिर्फ पाई बच जाएगा। तो बेटे ये पाई बच गया। पाई एंगल आपको पता है 180 होता है, यू नो कोज ऑफ 180 विल बी इक्वल टू -1। -1 इंटू -a0, -a0 इंटू -1, दैट विल बी पॉजिटिव a0। तो अब एक्सेलरेशन आ गया a0 के जब टाइम है t/2। ये रहा टाइम t/2, इस पर एक्सेलरेशन a0 यानी ये बनता है, देखें ये a0 के सामने का पॉइंट है। अगली बात हमारे पास टाइम है 3t/4। तो मैंने टाइम लिया 3t/4, उसकी जगह ये है 3t/4 पुट किया। अब करते हैं कैंसलेशन, t कैंसल विद t। ओके, 2 1 2, 2 2 4, तो पीछे बचा 3 बचा, पाई बचा और नीचे 2 बचा, तो 3π/2 बच गया। ओके, नाउ पाई की वैल्यू 180 होती है, 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 पे डिवाइड किया तो बना 270। कोज ऑफ 270 करेंगे, जवाब आएगा 0, 0 इंटू -a0, 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा जब टाइम हुआ 3t/4। तो बेटे ये 3t/4 पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये रहा 0 पॉइंट। फाइनली टाइम बराबर हो गया कैपिटल T यानी टाइम पीरियड के। सो यहाँ पर कैपिटल T टाइम पीरियड पुट किया। अब ज़रा कटिंग करें, T कैंसिल विद T, तो ये 2π बच गया। 2π एंगल 360 होता है, सो कोज ऑफ 360 बनता है 1 इंटू नेगेटिव ऑफ a0, तो ये नेगेटिव ऑफ a0 बन जाएगा। यानी टाइम पीरियड पे a बराबर आ गया नेगेटिव ऑफ a0, तो नेगेटिव ऑफ a0 अगेन नीचे होता है। अब ये सारे पॉइंट को मिला के वेव बनाता हूँ मैं जी। तो बेटे मैं इन सारे पॉइंट को मिलाने वाला हूँ, ये मैंने मिला दिया। अब बुक पे देखा जाए तो एक्सेलरेशन की कर्व भी आपको ऐसे ही मिलेगी, ये नीचे से शुरू हो रही है एंड ऐसे जा रही। मैंने यहाँ तक बनाई, ठीक है, एक पॉइंट का, और अगर मैं इसको पूरा करूँ यानी इतना, तो जाहिर है ये बराबर हो जाएगी जैसा हमारी सेम टू सेम बुक पे ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन की हमारे पास कर्व आ गई जी। तो बेटे अब आपने MCQs के लिए एक बात याद रखनी है। देखिए ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है ना, ये उसकी मीन पोजीशन पे वो पड़ा हुआ है और ये पोजीशन उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। इमेजिन अगर बॉडी यहाँ पे हो तो उसमें एक एक्सेलरेशन यानी रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है, उस वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है, जो एक्सेलरेशन उसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर आता है, और मीन पोजीशन पर आकर उस एक्सेलरेशन का क्या होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। सो मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, लेकिन जब वो बॉडी अपनी एक्सट्रीम पे होती है ना, तो उसके अंदर वो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। लिहाजा एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड ज़ीरो एट मीन पोजीशन। दिस इज़ द MCQs जी। तो बच्चे अब जो आखिर वाली चीज़ है ना, यानी ये 2 पॉइंट, इनको समझते हैं और ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपके लिए। देखिए ये वेलोसिटी की हमारे पास कर्व है ना, इसको ज़रा मैं एंगल देता हूँ, मैं डिग्री में दूंगा, मैं डिग्री में दूंगा, बाद में करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे एंगल आपको पता है 0 डिग्री होता है, जब ये मैक्सिमम पे पहुंचती है तो यहाँ पर 90 डिग्री, चले नीचे लिखते हैं इसको, इस पॉइंट पर एंगल, चले ऊपर लिख देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जब वो दोबारा आती है तो इस पॉइंट पे एंगल हो जाता है 180 डिग्री, फिर नेगेटिव में जाती है तो इस पॉइंट पे बेटे 270 एंगल बनता है, और दोबारा जब यहाँ पे आती है तो 360 एंगल बनता है। ये वेलोसिटी को मैंने एंगल दे दिए। अब मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर करूँगा। डिस्प्लेसमेंट की कर्व देखी जाए तो वो इस ऊपर वाले पॉइंट से शुरू हो रही है। ऊपर वाला पॉइंट ये बनता है जिस पे एंगल 90 होता है, जबकि वेलोसिटी की कर्व 0 से शुरू हो रही है और डिस्प्लेसमेंट की 90 डिग्री से। तो दोनों के दरमियान का डिफरेंस कितना हुआ, 90 डिग्री। यानी अगर वेलोसिटी और दूसरी चीज़ क्या है, x यानी डिस्प्लेसमेंट,
इनका डिफरेंस देखें तो बेटे वो 90 डिग्री होता है। अब आपको पता है ना इसको पाए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखें जो पाए एंगल होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं 180 को 2 पे डिवाइड करूं तो जवाब क्या आ गया 90, तो मुझे इधर भी 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 90 डिग्री बराबर होता है पाए ओवर 2 के। तो ये बन गया पाए ओवर 2 के। सो अब समझ आई कि जो वेलोसिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है उनके दरमियान डिफरेंस कितना है, पाए बाय 2 का। सो कहता है द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ पाए बाय 2, MCQ से। अब बच्चे मैं इस डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करूँगा इस एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की जो कर्व है वो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक। तो नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाना यानी ये 270 पे खड़ी है, तो एक्सेलरेशन की कर्व कितने पे खड़ी है 270 डिग्री पे, जबकि मैं इसको कंपेयर करूँगा डिस्प्लेसमेंट से और वो 90 पे शुरू हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट 90 से शुरू हो रहा है जबकि एक्सेलरेशन 270। डिफरेंस यानी फ़र्क निकालें, 270 माइनस 90, तो ये बनेगा 180 डिग्री का फ़र्क। आपको मैं बताता रहा हूँ कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। लिहाजा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस लेता हूँ किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ, तो दैट विल बी पाई। अब ये बात हमारी बुक ने गलत लिखी है कि जो फेज डिफरेंस है ना बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ पाई ओवर 2। दिस इज़ रॉन्ग, पाई ओवर 2 नहीं, आप कट करेंगे और वो पाई होगा या 180 डिग्री होगा। ये आपके MCQs की चीज़ें हैं। और फिर बच्चों जो लास्ट लाइन लिखी है ना, इट मस्ट बी नोटेड दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज़ पाई बाय 2, ये भी गलत साबित हो जाती है। तो फिर आपने बस ये 2 वैल्यू याद रखनी है, एक ठीक है पाई ओवर 2 और दूसरी पाई है पाई ओवर 2 नहीं है।